संभाल कर रखा हुआ सामान और ध्यान से सुनी गई बात जीवन में हमेशा काम आती है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा, आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन मौसम का किया शुभारंभ। बोले, ये मिशन मौसम की हर स्थिति से निपटने के लिए देश को सक्षम बनाने की भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक। भारतीय मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री। आइए मंडी विजन 2047 दस्तावेज भी किया प्रधानमंत्री ने जारी। इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी किया गया जारी। प्रधानमंत्री आज मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में 3 अग्रणी नौसैनिक युद्धपोत INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागशीर राष्ट्र को करेंगे समर्पित। नवी मुंबई के खारघर में इस्कॉन मंदिर का भी करेंगे उद्घाटन। पुणे में आज होगा प्रतिष्ठित सेना दिवस परेड का आयोजन। ड्रोन और रोबोटिक जैसी अत्याधुनिक रक्षा तकनीकों के प्रदर्शन के साथ साथ होगा युद्ध कौशल और मार्शल आर्ट प्रदर्शन। NCC की महिला टीम और रोबोटिक म्यूल्स पहली बार सेना दिवस परेड में दिखाएंगी अपना जौहर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज 1 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर। बतौर मुख्य अतिथि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह की करेंगे अध्यक्षता। छात्रों को करेंगे संबोधित। प्रयागराज में महाकुंभ का पहला अमृत स्नान हुआ संपूर्ण। मकर संक्रांति के अवसर पर 3.5 करोड़ से अधिक संतों और श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में लगाई डुबकी। प्रधानमंत्री ने प्रथम अमृत स्नान में शामिल सभी श्रद्धालुओं को दी बधाई। पहले 2 दिनों में ही 5 करोड़ से ज्यादा लोग कर चुके हैं गंगा स्नान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में नौसेना के 3 अग्रणी युद्धपोतों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और एक इस्कॉन मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम सुबह करीब 10:30 पर शुरू होगा। प्रधानमंत्री जब मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में नौसेना के 3 अग्रणी युद्धपोतों INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागशीर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। नीलगिरी प्रोजेक्ट 17A का प्रमुख जहाज शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स की तुलना में एक बड़ी उन्नति है, जिसमें अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से महत्वपूर्ण स्टिल्थ फीचर्स और कम रेडार सिग्नेचर शामिल हैं। सूरत प्रोजेक्ट 15B विध्वंसक कोलकाता क्लास विध्वंसकों के अनुवर्ती वर्ग की परिणति है, जिसमें डिजाइन और क्षमताओं में पर्याप्त सुधार किया गया है। वहीं वागशीर कलवरी क्लास प्रोजेक्ट 75 के तहत 6ठी स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी दुनिया की सबसे शांत और बहुमुखी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी में से एक है। इसे एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, खुफिया जानकारी जुटाने, क्षेत्र की निगरानी और विशेष अभियानों सहित कई तरह के मिशनों को अंजाम देने के लिए डिजाइन किया गया है। This January, be a part of history as the Indian Navy commissions the destroyer Surat, stealth frigate Nilgiri and submarine Vagsheer together at Naval Dockyard Mumbai in a landmark ceremony presided over by the Honorable Prime Minister. Built by Mazagon Dock Shipbuilders, each a tribute to Atmanirbhar Bharat with unique operational capabilities. Nilgiri is a revolutionary design with a flush forecastle, signal suppression techniques and a super rapid gun mount with smart ammunition. Surat, with her size and strength, is a floating fortress. And Vagsheer, one of the world's most advanced submarines.
Together, they embody a credible, cohesive, future-ready, and above all, combat-ready force. Yes, to fight you won. You won fire. Tomorrow's Navy, today. इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर करीब 3:30 पर नवी मुंबई के खारघर में इस्कॉन मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे। हम बता दें कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री नवी मुंबई के खारघर में इस्कॉन की परियोजना के अंतर्गत 9 एकड़ में विस्तारित इस परियोजना में कई देवताओं के विग्रह के साथ एक मंदिर श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे। एक वैदिक शिक्षा केंद्र, प्रस्तावित संग्रहालय और सभागार तथा उपचार केंद्र आदि भी इसमें शामिल है। इसका उद्देश्य वैदिक शिक्षाओं के माध्यम से सार्वभौमिक बंधुत्व, शांति और सद्भावना को बढ़ावा देना है। और आज सेना दिवस है और सेना दिवस के अवसर पर अपनी समृद्ध सैन्य विरासत के लिए प्रसिद्ध पुणे में आज पहली बार प्रतिष्ठित सेना दिवस परेड की मेजबानी होने वाली है। हम बता दें, सेना दिवस परेड 1949 में भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ के रूप में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा की नियुक्ति की याद में आयोजित की जाती है, जो भारत के स्वतंत्रता के बाद के सैन्य नेतृत्व का एक प्रतीक है। परंपरागत रूप से दिल्ली में आयोजित होने वाली परेड 2023 से अलग अलग शहरों में आयोजित की जाने लगी, जिसकी शुरुआत बेंगलुरु से हुई और उसके बाद 2024 में लखनऊ में हुई। इस वर्ष की परेड के लिए पुणे का चयन सशस्त्र बलों के साथ शहर के ऐतिहासिक संबंधों और भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के मुख्यालय के रूप में इसकी भूमिका को प्रदर्शित करता है। हम आपको बता दें कि इस बार परेड के मुख्य आकर्षणों में ड्रोन और रोबोटिक्स जैसी अत्याधुनिक रक्षा तकनीकों के प्रदर्शन के साथ साथ युद्ध प्रदर्शन और मार्शल आर्ट प्रदर्शन शामिल है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर देश को प्रत्येक मौसम और जलवायु का सामना करने के लिए तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट राष्ट्र बनाने के मकसद से मिशन मौसम का शुभारंभ किया। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री ने आईएमडी के स्थापना दिवस पर स्मारक सिक्का और मौसम संबंधी अनुकूलता और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए आईएमडी विजन 2047 दस्तावेज भी जारी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, आईएमडी ने न केवल करोड़ों भारतीयों की सेवा की है, बल्कि भारत की वैज्ञानिक यात्रा का भी प्रतीक बनकर उभरा है। साथियों, साइंस की प्रासंगिकता केवल नई ऊंचाइयों को छूने में नहीं है। विज्ञान तभी प्रासंगिक होता है जब वो सामान्य से सामान्य मानवी के जीवन का और उसके जीवन में बेहतरी का, ईज ऑफ लिविंग का माध्यम बने। भारत का मौसम विभाग इसी कसौटी पर आगे है। मौसम की जानकारी सटीक हो और वो हर व्यक्ति तक पहुंचे भी।
भारत में इसके लिए आईएमडी ने विशेष अभियान चलाए। अर्ली वार्निंग फॉर ऑल सुविधा की पहुंच आज देश की 90% से ज्यादा आबादी तक हो रही है। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय पिछले 10 दिन और आने वाले 10 दिन के मौसम की जानकारी ले सकता है। मौसम से जुड़ी भविष्यवाणी सीधे व्हाट्सएप पर भी पहुंच जाती है। हमने मेघदूत मोबाइल ऐप जैसी सेवाएं लॉन्च की, जहां देश की सभी स्थानीय भाषाओं में जानकारी उपलब्ध होती है। आप इसका असर देखिए। 10 साल पहले तक देश के केवल 10% किसान और पशुपालक मौसम संबंधी सुझावों का इस्तेमाल कर पाते थे। आज ये संख्या 50% से ज्यादा हो गई है। यहां तक कि बिजली गिरने जैसी चेतावनी भी लोगों को मोबाइल पर मिलनी संभव हुई है। पहले देश के लाखों समुद्री मछुआरे जब समंदर में जाते थे तो उनके परिवारजनों की चिंता हमेशा बढ़ी रहती थी, अनहोनी की आशंका बनी रहती थी। लेकिन अब आईएमडी के सहयोग से मछुआरों को भी समय रहते चेतावनी मिल जाती है। इन रियल टाइम अपडेट से लोगों की सुरक्षा भी हो रही है, साथ ही एग्रीकल्चर और ब्लू इकोनॉमी जैसे सेक्टर्स को ताकत भी मिल रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मिशन मौसम सस्टेनेबल फ्यूचर और फ्यूचर रेडीनेस को लेकर भारत की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। वैज्ञानिक संस्थाओं में शोध और इनोवेशन नए भारत के मिजाज का हिस्सा है। साथ ही उन्होंने भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर काम करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। साथियों, किसी भी देश के वैज्ञानिक संस्थानों की प्रगति साइंस के प्रति उसकी जागरूकता को दिखाती है। वैज्ञानिक संस्थाओं में रिसर्च और इनोवेशन नए भारत के टेम्परामेंट का हिस्सा है। इसलिए पिछले 10 वर्षों में आईएमडी के इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी का भी अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। डॉपलर वेदर रडार, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस, रनवे वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम्स, डिस्ट्रिक्ट वाइज रेनफॉल मॉनिटरिंग स्टेशंस, ऐसे अनेक आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की संख्या में कई गुना का इजाफा हुआ है। इन्हें अपग्रेड भी किया गया है। और अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने आंकड़ों में भी आपको बताया कि पहले कहां थे, आज कहां पहुंचे हैं। मौसम विज्ञान को भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी पूरा फायदा मिल रहा है। आज देश के पास अंटार्कटिका में मैत्री और भारती नाम के 2 मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरीज हैं। पिछले वर्ष अर्क और अरुणिका सुपर कंप्यूटर शुरू किए गए हैं। इससे मौसम विभाग की विश्वसनीयता भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ी है। भविष्य में भारत मौसम की हर परिस्थिति के लिए तैयार रहे। भारत एक क्लाइमेट स्मार्ट राष्ट्र बने, इसके लिए हमने मिशन मौसम भी लॉन्च किया है। मिशन मौसम
सस्टेनेबल फ्यूचर और फ्यूचर रेडीनेस को लेकर भारत की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने भारत मंडपम में आईएमडी की उपलब्धियों पर आधारित एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। आईएमडी के 150वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पिछले 150 वर्षों के दौरान आईएमडी की उपलब्धियों, भारत को जलवायु अनुकूलन बनाने में इसकी भूमिका और विभिन्न मौसम और जलवायु सेवाएं प्रदान करने में सरकारी संस्थानों द्वारा निभाई गई भूमिका को प्रदर्शित करने के लिए कार्यक्रमों, गतिविधियों और कार्यशालाओं की एक श्रृंखला आयोजित की गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज एक दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। अपने इस एक दिवसीय दौरे पर उपराष्ट्रपति बतौर मुख्य अतिथि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे। दोपहर 12:10 पर दिल्ली एयरपोर्ट से वो रवाना होंगे और दोपहर 2 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उपराष्ट्रपति रायपुर एयरपोर्ट से रवाना होकर 2:50 पर गुरु घासीदास विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। उपराष्ट्रपति दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित 11वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति इस दौरान छात्रों को संबोधित करेंगे और उनका मार्गदर्शन भी करेंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगारत्नम 5 दिन के भारत की राजकीय यात्रा पर मंगलवार शाम को नई दिल्ली पहुंचे। सिंगापुर के राष्ट्रपति के रूप में ये थरमन शनमुगारत्नम की पहली भारत यात्रा है। उनके साथ मंत्रियों, संसद सदस्यों और अधिकारियों सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। भारत सिंगापुर राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ का विशेष अवसर पर सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। हवाई अड्डे पर राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। राष्ट्रपति थरमन का 16 जनवरी को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति थरमन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके सम्मान में भोज का आयोजन करेंगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और कई अन्य भारतीय गणमान्य व्यक्ति भी राष्ट्रपति थरमन से मुलाकात करने वाले हैं। राष्ट्रपति थरमन 17-18 जनवरी 2025 को ओडिशा का दौरा भी करने वाले हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज से मुलाकात कर भारत स्पेन के बीच साझेदारी को मजबूत बनाने को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई और द्विपक्षीय सहयोग के लिए हुई प्रगति के बारे में उनको जानकारी दी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर सोमवार को स्पेन पहुंचे थे। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आज मैड्रिड में स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उन्हें शुभकामनाएं दी गई हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने महामहिम राजा फिलिप 6 से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री ने एक्स पर फोटो शेयर कर लिखा कि मैड्रिड में आज महामहिम राजा फिलिप 6 से मुलाकात कर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उन्हें शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को स्पेन की रक्षा मंत्री मार्गरेटा रूबल्स से मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों मंत्रियों द्वारा द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की गई। इससे पहले डॉक्टर एस जयशंकर ने स्पेन इंडिया काउंसिल फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक सत्र में हिस्सा लिया, जहां उनके साथ स्पेन के विदेश मंत्री जॉन्स मैनुअल अल्बरेस भी शामिल हुए। बदलती हुई दुनिया के लिए रणनीतिक गठबंधन 21वीं सदी में स्पेन और भारत का विषय पर आयोजित सत्र में उन्होंने भारत स्पेन सहयोग को उथल पुथल वाली दुनिया में प्रासंगिक बताया। उन्होंने कहा कि स्पेन यूरोपीय संघ, भूमध्य सागर और लैटिन अमेरिका के साथ हमारे संबंधों को मजबूत करने में भी भागीदार है। दोनों देशों की सरकारों को इस क्षमता को साकार करने और संबंधों को आगे ले जाने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है।
जी हाँ, और प्रमुख गतिविधियां हैं आज की, उस पर बात कर लेते हैं महाकुंभ की। और महाकुंभ के पहले अमृत स्नान में मंगलवार को लगभग 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। अमृत स्नान सुबह 6 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे खत्म हुआ। इस दौरान जूना अखाड़ा समेत सभी 13 अखाड़ों के संतों ने स्नान किया। हर हर महादेव का जयकारा लगाते घाट पहुंचे संत सुबह 6 बजे अमृत स्नान कर अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। हाथों में तलवार, त्रिशूल और डमरू लिए सन्यासी हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए घाटों पर पहुंचे। स्नान करने के बाद श्रद्धालुओं ने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और शंख बजाया। अखाड़ों में शामिल महिला सन्यासियों ने भी अमृत स्नान में हिस्सा लिया। सबसे ज्यादा जूना अखाड़े में महिला नागा साधु हैं। सुप्रभात में आज के लिए इतना ही। सुप्रभात में आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। To watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.